वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम सेल एंड सेल ऑर्गेनल के थर्ड पार्ट गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अभी तक हमने सेल और उसके सेल ऑर्गेनल के सेकंड दो पार्ट है वो कर लिए हैं। कौन कौन से? जिसमें पहले में सेल के बारे में समझाया गया है, दूसरे में सेल ऑर्गेनल जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को समझा था। अभी हम गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी अपैरेटस तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनका हमें खुद से आंसर निकालना है। जैसे हम चैप्टर को सोल्व करेंगे उस हिसाब से आप खुद इनका आंसर बता पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी अपैरेटस किसने खोजा? इसमें हम इस बारे में पता लगाएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्जी अपैरेटस को खोजा किसने था, किसने डिस्कवर किया था। सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? तो इसमें हम क्या समझेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कितने होते हैं वो हम समझेंगे इस वीडियो में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है? तो इसमें हम क्या समझेंगे, काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी अपैरेटस का, मतलब फंक्शन के बारे में हमें पता लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी अपैरेटस कहाँ पाए जाते हैं? इसमें हम किसका आंसर ढूंढेंगे, कहाँ, मतलब लोकेशन, लोकेशन का पता लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी अपैरेटस क्या है, मतलब ये किन को हम गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसका हम पता लगाएंगे। तो इसमें किसका आंसर खोजेंगे, क्या का। तो अब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी अपैरेटस को अंडरस्टैंड करना, समझना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट है इस पार्ट को समझने में मदद करेंगे। तो आप चैनल पे जाके और जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है उनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो शुरुआत में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये सेल है, सेल के बारे में हमने सबसे पहले स्टडी की थी। सेल किस में होती है, बॉडी के अंदर होती है। बहुत सारी सेल के मिलने से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, और जिसमें केवल एक ही सेल होती है वो यूनिसेलुलर होता है। तो यहाँ पर ये एक सेल है, और इस सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया था। अब हम किसको पढ़ेंगे, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक गोल्जी अपैरेटस, इनको पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी है यहाँ पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और गोल्जी अपैरेटस ये क्या है, गोल्जी अपैरेटस है। अब हम इनको वन बाई वन करके पढ़ेंगे। देखिए ये किसका डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, सेल के अंदर। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा है, सेल होती है और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन।
और बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, जिसको हमने सेकंड वाले वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में कंफर्म कर लिया है। अब बीच में जो स्पेस होता है ये वाला, इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस ये सारे पाए जाते हैं। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसकी पोजीशन क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कितने प्रकार हैं, उसके दो प्रकार हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी को न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसमें एक रफ है और एक स्मूथ है। कैसे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। ये यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, राइबोसोम है। ये वाला पार्ट क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। और ये राइबोसोम किस पे पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। और इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, RER कहते हैं, RER कहते हैं। और जब ये जो राइबोसोम्स हैं ये अब्सेंट होते हैं किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। ये लिपिड निर्माण का कार्य करती है। मतलब एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको बनाने का काम कौन करती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन निर्माण का काम करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तो प्रोटीन निर्माण का काम करती है RER की वजह से, और एक लिपिड सिंथेसिस का काम करती है SER की वजह से। तो इसके कार्य हो गए, लोकेशन हो गई, और क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल या कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जैसा कि इसमें आप इस वाले डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे जो दाने बने हुए हैं ये क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, लेकिन ये दाने इसमें एब्सेंट हैं। यहाँ पर ये दाने एब्सेंट हैं। तो ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, और इसका काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा था, कीथ पोर्टर ने खोजा था। किसने खोजा था, कीथ पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा था। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है वो भी एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है, वैसे ही गोल्जी बॉडी भी सेल ऑर्गेनल है। गोल्जी बॉडी तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल है। मतलब इनमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है बाहर की तरफ। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल होता है, जबकि गोल्जी बॉडी तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। अब गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी पाई जाती है, और इसमें भी क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी क्या होती है, जैसे ये यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स, वेसिकल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है और इनका नेटवर्क बना हुआ है, इन सिंगल पार्ट को क्या कहते हैं, सिस्टर्ना। इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्ना। और इन सब को मिलाकर नेटवर्क को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और इसी सिस्टर्नी की वजह से पूरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनती है। और यही जो सिस्टर्नी है ये मॉडिफाई होकर कहाँ पर काम में आती है, जो गोल्जी बॉडी है उसके बनने में काम आती है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाली आपको दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है, सिस्टर्नीज हैं। अब ये सिस्टर्नी
से क्या बना है, गोल्जी बॉडी, और सिस्टर्नी से क्या बना होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनी हुई होती है। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी पैकेजिंग का काम, उसको पैक करने का काम और उसको फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। मतलब गोल्जी बॉडी एक तरीके से पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है, जिसमें जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने के बाद में उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सेल होती है, और सेल के अंदर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपेटस या गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। इसको किसने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। फिर अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पूरी जो प्रोसेस होती है वो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में उसकी पैकेजिंग की जाती है, और पैकेजिंग होने के बाद में मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर होता है, लिपिड सिंथेसिस तथा प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। फिर उसके बाद में पैकेजिंग गोल्जी बॉडी के द्वारा की जाती है, और फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मार्केट में इनको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन डायग्राम्स की मदद से आप इजीली गोल्जी बॉडी के काम को, उसकी पोजीशन को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन को, उसके काम को आसानी से हम समझ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपको शुरू में दिए गए थे वो आप रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और उसकी तैयारी आप लोगों को जो समझाया गया है उस हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। लिखा हुआ आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन आपको डायग्राम्स की मदद से इस तरीके से समझाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। तो आप रेगुलरली ये वीडियोस देखते रहिए और अपने साइंस से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और ये जो नॉलेज है ये आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और जो कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, जैसे कि पटवारी है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा साइंस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया है। इसको अच्छी तरीके से एक बार, दो बार फिर वीडियो को देखकर आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं उनको समझने में आसानी होगी। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।